फिर भी लाइक बस थोड़ा सा प्रोसेस है, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हम ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानब से आज के प्रोग्राम में तमाम शरीक मेहमानों को खुशामदीद। एक साथी आ गए हैं, मैं दोबारा उन्हें कर लूं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लीती हकूक, मज़हबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें कवर करता है। हमारी आज की डिस्कशन का मौजू है ईयर 2020 पाकिस्तानी मीडिया एंड माइनॉरिटीज। हमारा आज का पैनल ऐसे सीजन सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है जो अरसा दराज से नेशनल मीडिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप सहाफ़ती सफ़र में अक़लीती इशूज़ पर बेतहाशा स्टोरीज कर चुके हैं। उन सब की यहाँ पे मौजूदगी हमारे लिए फ़ख्र और इज्जत का बायस है। हम आज का प्रोग्राम कैस जावेद को डेडिकेट करते हैं। कैस जावेद NWFP से एक ताल्लुक रखने वाले एक मसीही सहाफ़ी थे जो अपना एक चैनल चलाते थे और इसके अलावा वो जियो टीवी के साथ भी मुंसलिक रहे। ये अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान में मीडिया के लिए हालात कोई अच्छे नहीं हैं। According to the Committee of Protection Journalists Global Index 2020, Pakistan is one of the most dangerous countries for journalist safety. The database shows that 61 journalists have been killed in Pakistan since 1992. हम तमाम साफियों की जो अपना साफती सफर करते हुए मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, जिनको हम उन सबको भी अपनी दुआओं में, अपने ख्यालात में याद रखते हैं और हम उन तमाम के शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के लिए अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे एक साथी तस्कीन खान साहब मॉडरेट करेंगे। आप वो टीवी यूके के होस्ट और डायरेक्टर हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने में उन्हें महारत हासिल है। वो न सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू पर आसानी से बात करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो उस मौजू के पस मंजर और पेश मंजर से भी अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। उन्हें बारीकियों, साउंड की नज़ाकतों और लफ्जों के चुनाव के हवाले से उनका इल्म बहुत बेहतर है। वो नहायत महारत से लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। वो एक नजरियाती सहाफ़ी होने के साथ साथ इंसानी हकूक के भी मुतहरक कारकुन हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी संभाली है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तस्कीन। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब, थैंक यू सो मच। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, अपने नाज़रीन को दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। और आपको इब्तिदा में बताता चलूँ कि आज बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है। आप हमें फेसबुक के जरिए भी देख रहे हैं और लेटर ऑन आप हमें यूट्यूब पे भी इस प्रोग्राम को जब इसकी नशर मुकर्रर की जाएगी, रिपीट किया जाएगा प्रोग्राम, तो आप बारहा दे सकते हैं और अपनी फीडबैक माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान इसके पेज पे भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जब आप हमें लाइव देख रहे हैं
तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स को अपने शो के महफिल तक पहुँचाएँगे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, चूँकि ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान को होस्ट करते हैं। तो ये देखें कि जो गुजरा बरस था, बीता बरस 2020, क्या माजी के मुकाबले में अकलीतों के लिए मुख्तलिफ साल था, डिफरेंट था, सेम था एक सहाफ़ी की नज़र से? और क्या कोविड से मुतासरा साल इसमें अकलीतों के लिए हालात पुरानी डगर पर चलते रहे, ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई, या लोगों ने पहले से ज़्यादा सफ़र किया? बहुत से हवालों से एक सहाफ़ी ने अकलीतों की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को 2020 में कैसे देखा, और ये भी आज के महफिल में दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सहाफ़ी के लिए गैर जानबदार हो के, बिल्कुल न्यूट्रल हो के इंसानी हकूक़ की ज़्यादती को कवर करना आसान होता है या नहीं होता? तो सबसे पहले आज की महफिल के जो पहले हमारे गेस्ट होंगे, सिंध से आपका ताल्लुक है, और पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है वो बड़ा सेंसिटिव है पाकिस्तानी अकलीतों को लेकर, पंजाब और सिंध में समझता हूँ, और दीगर सूबों में भी है बात, लेकिन पंजाब में चूँकि ज़्यादा मसीही रहते हैं, सिंध में ज़्यादा हिंदूज़ रहते हैं, तो वहाँ पे बड़े मुतासरीन हैं अकलीतों के अंदर। तो धरती टीवी से आपका ताल्लुक है, और रोज़नामा इबरत के लिए भी आप न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे काम करते हैं, गोगी राम बेदलान साहब। तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और गोगी साहब, थैंक यू सो मच। और तमाम शुरा महफिल से ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आपके पास इब्तिदा में 5 मिनट होंगे पहले राउंड के अंदर। तो आज के टॉपिक के हवाले से आप अपना नुक्ता निगाह पेश करेंगे, फिर जब सेकंड राउंड होगा तो इस पे हम खुल के फ़र्क तरीके से बात करेंगे। गोगी साहब, शुक्रिया। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और फरमाइए कि आपकी नज़र में 2020 अक़लीती पॉइंट ऑफ व्यू से एक सहाफ़ी की नज़र से कैसा रहा? जी बिल्कुल, 2000 के अंदर एक तो बहुत बड़ी जो है मुसीबत सामने आई थी, वो कोरोना की आई थी, और उसमें जो है हमने बहुत मुसीबतें पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर देखी गई हैं। जैसे कि मैं बताता चलूँ, इधर मुस्तकिल जो 1 साल पूरा ये लॉकडाउन रहने की वजह से हमारा मिनारिटी के समेत जो इधर मुस्लिमीन लोग रहते थे, वो बड़ी एक ज़िंदगी उनकी खतरे में पड़ चुकी थी। उनके जो सांस जो है बिल्कुल निकल चुके थे कि ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है, जो लोगों को समझ में बात नहीं आ रही थी। ये पूरे मुल्क के अंदर जो एक बड़ी खतरनाक वबाई बीमारी आई थी, जिसकी मुसलसल 1 साल जो मैंने रिपोर्टिंग की, इधर जो लोगों ने बहुत भूख और बदहाली का शिकार थे रहे, और उनके रोजगारों में बहुत बुरा असर पड़ा। खाने पीने की बहुत ही लोगों को मुश्किलातें पेश आई। लॉकडाउन के अंदर टाइमिंग से इधर इलाके खुलते थे, टाइमिंग से बंद होते थे। उस दौरान भी हमने यहाँ के सिंध के अंदर जो है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो रिपोर्टिंग धरती टीवी हो या इबरत के अंदर बहुत बड़ी जो रिपोर्टिंग कवरेज की थी, जिसमें हमने जितने लोग एक तो ये मुसीबत आई हुई थी कि भाई ये कोरोना जो है जिंदगी के अंदर खतरा है, हम लोगों को हौसला अफजाई देकर उनों के खाद्य खुराक जो थी उनों तक पहुंचाने भी काफी मदद की है लोगों के साथ। और मैं आपको बताता चलो, हमारे जो इधर मिनारटी के हवाले से देखा जाए तकरीबन सिंध के अंदर जो यहाँ पर जो खासतौर पे हमारी जो बेटियां हैं, वो तकरीबन जो है जुल्म ज्यादती का शिकार निशाना बनाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको ताज़ा एक वाकयात बता दूं, उमरकोट जिले के अंदर शांति मेघवाड़ है, जिसको उसको जाति का और जिनसी का हवस का निशाना बनाया गया 2020 के अंदर, और उसको जो है फिर उन्होंने जो जवाबदार सामने मलवज निकले, वो पठान कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो जिनसी हवस का निशाना बनाया शांति मेघवाड़ को, और उसको फिर उन्होंने बेदर्दी से जो है उसको मार दिया गया। फिर उसका जो है डेड बॉडी है उसको किसी दरख्त में टांग के उसको खुदकशी का निशाना दिखाया गया, जिसका अभी ये जुल्म बर्बादी इधर घर के सर 1 मिनट और है आपके पास, ये तफसील जरूर बताइएगा, लेकिन आपने ये बताना कि सहाफ़ी की नज़र से आपने क्या देखा कि ये पुराने डगर पे चलता रहा? आपने जैसे फरमाया कि कोविड भी था, लेकिन आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिए, अगले राउंड में तो तफसील जानेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर साथियों के साथ हक सच की जो कलम उठाई हुई है, उसके ऊपर लिखने पढ़ने पे बड़ी दुश्वारियां तो पेश आती हैं, लेकिन हम इधर सिंध के अंदर जितने भी मीडिया के दोस्त हैं,
वो हम अपना काम मीडिया के तस्दीक को देते हुए गरीब मजलूमों की आवाज ऐवानों तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन इधर जो सरकारी निज़ाम है वो हमें जो है मीडिया में जितने अक़लियत हो या मुस्लिम मीडिया में काम करते हैं उनको बहुत मुश्किल से यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है। जो वो हक की आवाज गरीब मजलूमों के साथ जो जुल्म होता है वो ऐवानों तक जब हम पहुंचाते हैं तो उन पर नोटिस होती है, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बेदलान साहब, नेक्स्ट राउंड में करेंगे, आप दोबारा अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। और इफ मैं आस्क आसिफ सादिक साहब गालिबन इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम सीधा इमरान कोमी साहब की जानब जाएंगे। व्हाट अ प्रोफाइल। उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो इट वाज अमेजिंग। ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ आपने करियर का आगाज़ किया था और तकरीबन 24 बरस हो गए आपको सहाफ़त के मैदान कारगर में, और इसके अलावा ख़बरें, एक्सप्रेस और दुनिया मीडिया ग्रुप्स के साथ भी वाबस्ता रही। राइटर भी हैं, शायरा भी हैं, और बंजारन यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, और इसके अलावा हवा की बेटी जनूबी पंजाब में इसकी मुसन्फ़ा भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इमराना साहिबा, थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि हवा की बेटी ने बड़ा सफ़र किया 2020 में, बवजह के ये अजीब सा साल था। लोग समझ रहे थे कि कोरोना वायरस आया तो लोग बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन बर्बरियत जो है वो हमने देखी कि माइनॉरिटी गर्ल्स की बात करें तो आरजू राजा केस देख लें, इसके अलावा लातादाद ऐसे केस हैं जो जनूबी पंजाब में या सिंध में फोर्स कन्वर्जन के। हैसियत जर्नलिस्ट और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते आपकी नज़र से 2020 का जो साल था वो कैसा रहा? जी बहुत शुक्रिया। मैं सर आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब का आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस अहम इशू पर बात कर सकूं। और जी हमने वाकई जब शांति नगर का वाक़या हुआ था तब हमारा नया नया करियर का आगाज हुआ था। अभी समीर भाई भी उस पर रोशनी डालेंगे। तो जिस तरीके से आपने कहा 2020, मैं ये समझती हूँ 2020, 21, 22, 23, 24 ये सारे नाम के साल होंगे, और होंगे ये कोविड-19 के साल, क्योंकि कोविड-19 ही छाया रहेगा और SOPs ही चलेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2020 में नया नया आसिया बीबी केस का फैसला हुआ था, और क्योंकि हम लोग एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब देखते हैं तो मीडिया के किरदार को और माइनॉरिटीज को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा, ये पहला साल है जिसमें मीडिया का किरदार मुझे तकरीबन बहुत ज्यादा मुस्बत नजर आया, क्योंकि आसिया बीबी केस में मोहतात रिपोर्टिंग बहुत जरूरी थी, और ऐसी ही रिपोर्टिंग के जरिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से हमने अपने आप को भी बचाया, माशरे को भी बचाया, और तनाव किसी कैफियत नहीं हुई। और कोविड-19 के लॉकडाउन के माशी मसाइल और इस किस्म के जब हम मसाइल देखते हैं कि जहाँ घरेलू मुलाजिम खवातीन हो या नर्सिंग स्टाफ हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता हमारे किसी भी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, सबसे ज्यादा जो माशी तौर पर महरूम हुए हैं, जिनकी मुलाजमतें चली गई हैं, या जिनसे आप यकीन करें कि बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिसमें डॉक्टर भाग गए, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भाग गया, जिसमें जो आम लोग काम करते हैं, जिन्होंने कभी सुरिंज नहीं पकड़ी, जिनको कुछ नहीं पता था, वो वाला अमला मरीजों का ख्याल रख रहा था, और जिसमें माइनॉरिटी के बहुत ज्यादा लोग थे। और दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश उसी तरीके से ही रहे जैसे कि हमेशा से होते हैं। और हमने एक और चीज भी देखी कि मीडिया ने जहां राशन नहीं था, जहां माशी मसाइल थे, जहां महरूमियां थी, वहां कोई भी एलिमेंट नहीं वो छोड़ा, हर जगह हाईलाइट की। और यहाँ इवन के मुझे अभी भी याद है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी माइनॉरिटी के विंग होते हैं ना हर पॉलिटिकल पार्टी में, तो हम खुद बकायदा कहा करते थे कि भाई फलान जगह जिस तरीके से हमने जुड़वा शहर इस्लामाबाद और पिंडी देखा, तो हम बहुत सारी चीजें हाईलाइट किया करते थे, क्योंकि अल्लाह का फजल है कि जैसे हमने
जस्टिस एंड पीस कमीशन और ये सारी चीजें देखी हैं, पास्टर इंस्टीट्यूट में काम किया है, तो यहाँ भी वैसे ही लिंकेज हैं। और मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ सहाफी बन के काम करते हैं, हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन के काम करते हैं, जिसमें हमने ये भी देखा, जैसे अभी हमारे गोगी साहब बता रहे थे फोर्स कन्वर्जन का, जी आपके पास हमने एक मिनट है देखा, मियां मिट्टू का किरदार भी देखा, क्योंकि बराह रास्त जब मैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करती हूँ, तो वहां आप यकीन करें कि वकला भी सामने उस तरीके से नहीं आते, क्योंकि उनको पता होता है कि आज मियां मिट्टू साहब तशरीफ लाएंगे, जो कि फोर्स कन्वर्जन को एक मजहबी फरीजा अदा करने के तरीके से वो करते हैं। तो हम लोगों ने उसको भी पॉजिटिवली हाईलाइट किया। इवन कि हमने ये भी बताया कि नादरा ने उन दोनों बहनों की उम्र 14 साल का वो किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो लड़कियां वापस नहीं दे रहे। तो ये वाली जो चीजें, so in other words it was not a different year from previous years। और दूसरे राउंड में इस पर बात करते हैं। समीर अजमल साहब का आपने नाम लिया, रोजनामा जंग से उनका ताल्लुक है, पहले खबरें के साथ वाबस्ता रहे। समीर साहब बहुत शुक्रिया, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं और वेलकम टू द शो। आपकी नज़र में, आप पंजाब से आपका ताल्लुक है, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, लेकिन लाहौर भी बहुत करीब है आपके। पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन रही, और आपका जो इतना बड़ा पाकिस्तान के बड़े अखबारों में से एक, मीडिया ग्रुप में से एक, आर यू हैप्पी कि आपके अखबार में कवरेज ज़्यादा दी अकलीतों को जितनी दी जानी चाहिए थी, यानी कि इन अदर वर्ड उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की या बना? क्या फरमाएंगे, आपकी नज़र से कैसा गुजरा 2020 का साल अकलीती पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सर, सुन सकते हैं आप? हम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी आपका सब, इफ यू वांट टू थोड़ा सा हमें अपडेट कर दें कि क्या सिचुएशन है समीर अजमल साहब के साथ। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि आप अपने कमेंट्स अभी से दे सकते हैं प्रोग्राम के दौरान, फिर आपके कमेंट्स को भी शामिल गुफ्तगू किया जाएगा, और आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और अगर आप इस खुसूसी प्रोग्राम को बाद में देख रहे हैं, रिपीट इसकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी आपको सब समीर अभी तक मेरे ख्याल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, मतलब वो स्क्रीन पे है लेकिन उनका ना वो कनेक्शन नहीं बन रहा। तो वी कैन क्विकली मूव टू तो वकार गिलानी आप साहब। आगे मतलब आगे बढ़े और हमारे जो जी जी बाकी साथी हैं उनसे जी जी बात करें। वकार गिलानी साहब की जानिब बढ़ते हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एट द न्यूज़ ऑन संडे। ये मैं बड़े शौक से अखबार पढ़ता था जब मैं पाकिस्तान में था, तो आई ऑलवेज वेटेड द न्यूज़ ऑन संडे आएगा, इतने सेक्शन। और इसके अलावा आपकी वाबस्तगी डेली टाइम्स से भी रही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सलमान तस्वीर शहीद का अखबार है, और फिर आप कंट्रीब्यूटर भी हैं, फॉर्मर कंट्रीब्यूटर न्यूयॉर्क टाइम्स के। सो यहाँ लंदन में रहते हुए हमारी न्यूयॉर्क टाइम्स तक भी रसाई है और बहुत आसानी मिल जाता है। वकार गिलानी साहब, आपका बड़ा दिल है माइनॉरिटीज़ के लिए, स्पेशली व्हेन आई केम टू नो दैट यू कवर सो मेनी इवेंट्स। सर आपकी नज़र से कैसा गुजरा? जिस तरह दूसरे साथियों से मैंने अर्ज किया कि क्या मुख्तलिफ साल था, हालांकि जब इब्तदा में हमने देखा कि जब ये कोविड की वबा आई, तो जब लोगों में राशन बट रहा था, तो लोगों के दिल बहुत नरम थे, एक दूसरे को सपोर्टिंग थे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे वाक़े रिपोर्ट हुए कि अकलीतों को लेकर उनको इमदाद नहीं दी गई। आपकी नज़र से कैसा रहा 2020 का साल अकलीती पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, और बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब और बाकी साथी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन है। आई थिंक जो बाकी साथियों ने भी थोड़ी बहुत बात की, अगर एज ए रिपोर्टर मैं समझूं तो मिनॉरिटीज़ के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ साल नहीं था गुज़श्ता सालों की तरह। अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें या इश्यूज़ की बात करें या जो उनके साथ होता रहा है उसके हवाले से बात करें, तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ साल हमें नहीं नज़र आया उसमें। जिस तरह इमराना ने आसिया बीबी के हवाले से बात की, और हमारे इधर सिंध के हवाले से बात की, भाई ने वहाँ पे जो एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़ नहीं बल्कि और भी जो पाकिस्तान के हमारा गवर्नेंस सिस्टम है और रूल ऑफ लॉ का जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शंस है, उसमें जो पिसे हुए तबकात हैं वो सारे मैं समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़ हैं।
क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है और उनको हकूक नहीं मिलते। बट स्पेशली रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात करें तो आप एक तो सबसे पहले कोविड की अगर बात करें तो वो बहुत अहम एक इशू था, और उसमें हमें कुछ पाकिस्तान के हिस्सों में, ख़ास तौर पे कराची में, ऐसी चीज़ें देखने में आई जहाँ पे राशन की तकसीम को मज़हब की बुनियाद पे रखा गया, और उस हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया पे आवाज़ें भी उठी। और उसमें कुछ एक तो विद इन मुस्लिम्स हम देखते हैं कि सेक्ट के हवाले से, फिरकावारियत के हवाले से एक एंगल था, और फिर क्रिश्चियंस के हवाले से ये था, इस तरह से माइनॉरिटीज के हवाले से, हिंदूज के हवाले से, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में, जिसको मजहबी हवाले से कुछ उलमा डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं कि शायद वो समझते हैं कि इस तरह की जो इमदाद है जो इस्लामी हवाले से दी जाती है ज़कात की शक्ल में, तो उस पर नॉन मुस्लिम का हक नहीं है। और इस तरह की कुछ पैसे हमने कराची में देखी थी और पाकिस्तान के कुछ और इलाकों में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ओवरऑल एक मिनॉरिटीज़ को राइट्स को रिस्टोर करने के हवाले से चैलेंजेस थे, वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, और 2020 में हमने उसी तरह और देखे। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट ने खुद एक सेटअप करने का कायम किया, इरादा किया था कि हम मंदिर बनाएंगे, टेंपल बनाएंगे हिंदूज का, और उसमें जितने चैलेंजेस पेश आए, फिर वो उस मंदिर की बिल्डिंग को उखाड़ा गया, फिर वो अभी तक मामला जो है वो लटक रहा है। इसी तरह आसिया बीबी के हवाले से इमराना ने बात की, तो वो जलसे जुलूस और एक रिएक्शन जो था उसके जाने की वजह से वो उसमें सारी चीजें, और फिर हम ये भी देखते हैं कि ब्लास्फेमी के केसेस हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स कन्वर्शन के केसेस हैं। तो गाहे बगाहे ये चीजें हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास तौर पर रिलीजियस मिनॉरिटीज के हवाले से ये नजर आती हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत मुख्तलिफ साल नहीं था बाकी सालों से, अनफॉर्चुनेटली। और एक और जो एक अहम डेवलपमेंट इसमें हुई, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा इसका, कि स्टेट ने अपने तौर पे ज़रूर, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ था रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के कमीशन के हवाले से, और वो आप साथियों को मालूम होगा कि उस पर रियासत ने बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद नहीं किया था, लेकिन सिविल सोसाइटी उसको पुश करती रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम 2020 में ये देखा कि एक इन्होंने, स्टेट ने अपने तौर पे एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बना दिया, और उसमें अपनी मर्जी के नुमाइंदे डाले, और जो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के हवाले से मामलात होते हैं उनको बहुत गौर से नहीं देखा जाता। और शायद हमसाया मुल्क में जहाँ पे मुस्लिम मिनॉरिटी समझे जाते हैं, वहाँ पे कुछ वाक़यात होते हैं तो उनको ज़्यादा एक डिफेंस के तौर पे उठाया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ के हवाले से चैलेंजेस हैं उनको शायद कमीशन, बहुत सारे लोगों की कंसर्न है कि एड्रेस नहीं कर पाएगा। सो इस तरह के चंद एक इशूज़ थे जो हम देखते हैं कि जिसमें डाइवर्सिटी है, ब्लास्फेमी है तो वैसे की वैसी सिचुएशन है, अगर हिंदूज के हवाले से टेंपल है, इबादत गाहों के हवाले से है, अहमदीज के हवाले से मामलात हैं कि माशरे में बर्दाश्त नहीं है उनके हवाले से, वो वैसे के वैसे ही हैं। सेक्टेरियन में हम देखें तो शिया कम्युनिटी मार्जिनलाइज समझी जाती है। इसी तरह अगर हम सिंध में देखें तो हिंदूज के हवाले से जो मामला फोर्स कन्वर्शन के हैं वो सारे ऐसे के ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली चलते नजर आ रहे हैं। तो गिलानी साहब, मुझे आइडिया है कि आपको अभी कोई और मसरूफियत भी है, तो मैं चाहूँगा कि एक दो क्वेश्चन आपसे इब्तदा में कर लिए जाएँ। जरूर जरूर। कितना मुश्किल होता है, बाकी साथियों से भी पूछूंगा, कि जब ब्लास्फेमी केसेस आते हैं या इसकी जब कवरेज करनी होती है तो बहस सहाफ़ी, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू कवर? आई थिंक कवरेज के हवाले से अगर फेयरली मैं बात करूं तो वो चैलेंजिंग नहीं होता। चैलेंजिंग जब होता है कि जब आप फैक्ट्स को अगर उस तरह लिखें कि शायद लोगों को ऐसे नजर आता है कि शायद आप विक्टिम के साथ हैं या अक्यूज पर्संस के साथ हैं। हालांकि बतौर सहाफ़ी हमारी ये कोशिश होती है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, कि हम हर वाक़े को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व भी करें और उसको इंडिपेंडेंटली तमाम फैक्ट्स को उसके वो लिखें और रिपोर्ट करें। उसमें चूंकि हम अक्सर केसेस में ये देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उन पे ज़बरदस्ती इन चीज़ों को इन्फोर्स किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। उन चैलेंजेस के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जब आप फेयरली लिखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा हमें विद इन दी न्यूज़पेपर भी चैलेंजेस होते हैं बहुत सारी जगहों पे। शायद मुझे तो नहीं हुए आज तक, लेकिन बहुत सारी इदारों में मैं जानता हूँ कि वहाँ पे इवन के लिखने के हवाले से, खबर को छापने के हवाले से भी चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, इमराना से बात करूंगे, लेकिन पहले गोगी राम साहब, इमराना जी के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि नेशनल जो कमीशन बना, कौमी कमीशन बना अकलीतों के लिए, आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं तो आपकी रसाई वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि एक अकलीती मेंबर भी हमारे दोस्त वो वहाँ पे पिंडी में ही है। लेकिन गोगी राम साहब, आप फरमाएं कि आपके लिए भी बड़ा मुश्किल है, आप सिंध के अंदर बैठे होते हैं, जैसे इमराना ने फरमाया कि
मियां मिठू जैसी शख्सियत और बहुत से ऐसे लोग जो कन्वर्जन को अपना मिशन समझते हैं, उसको जब आप लोग कवर करते हैं तो आप एक ज़ाहिर है हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू कवर दीज इशूज? जी बिल्कुल। तकरीबन जो डिस्कशन होती है इसके अंदर जो अमूमन यहाँ पर एक जो है इनके अंदर नासिक बना जाता है कारोबारी जी तो जो है उसमें कोई सफल करने का सर थोड़ी आवाज़ मेरा ख्याल आवाज ऊंची जरा थोड़ी करें अपनी। गोगी राम साहब थोड़ा सा वॉल्यूम को एडजस्ट करना। एक जो गंदी रस्म चलती है यहाँ पर कारोबारी। अभी नहीं सुन रहे हम, आपको नहीं सुन सकते गुगीराम साहब। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है कारोबारी की जो रस्म हाँ अब ठीक है। आते हैं हमने। हेलो जी जी जी, अब आपकी आवाज़ थोड़ी बेहतर आ रही है, बोलते रहिए। ठीक ना, कहने का मतलब है यहाँ पर जो सिंध के अंदर है कारोबारी जैसे वाकयात होते हैं, जब हम उन्हें हाईलाइट करते हैं सरदारों और उनके यहाँ पर बदलाव होती है, जब वो सामने रिपोर्टिंग होती हैं तो बिल्कुल हमें उनमें काफी सारी दुश्वारी होती हैं। मैं अभी भी ताज़ा एक वाकयात बताता चलूँ। यहाँ पर एक हाईलाइट किया था, उसमें जो है मेरे भांजे को, जिसका नाम महेश कुमार है, वो मेरे धरती टीवी में मेरा कैमरामैन भी रहते हैं, उसको जो है यहाँ से होटल पे बैठे थे चाय के लिए, तो उसको आई थी एक कार में नामालूम अफराद जो है उठा कर ले गए थे, फिर उसके सीधे ले जाकर 10 किलोमीटर के फासले पे उससे छानबीन की, भाई कौन है क्या है। उसने जब बताया भाई हमारा अकीयत से ताल्लुक है, जो गोगीराम भक्ति टीवी के रिपोर्टर है, मैं उसका भांजा है और मैं उसका कैमरामैन हूँ। तो फिर उन्होंने किसी फोन पे बात की कि ये तो भक्ति टीवी का जो रिपोर्टर है गोगीराम उसका भांजा है। इसका मतलब और ये सर आपकी बात समझ में आ गई कि स्ट्रगल तो है, आपको काम करने में बड़ा मुश्किल है, बड़े चैलेंजेस हैं। दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इमराना कौमी कमीशन बराए अक़लीती हकूक़ के हवाले से जो नेशनल कमीशन बना था, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड कि जितना उनके अंदर पोटेंशियल था, क्योंकि उसमें तकरीबन तमाम तबकात के लोग शामिल हैं, अक़लीतों के लोग भी शामिल हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के भी, मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ के भी, मुस्लिम कम्युनिटी के भी। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि ख़वातीन के साथ जाती हुई आरजू रजा केस जो था, वो एक टेस्ट केस था उस कमीशन के लिए, अभी बने थे तो ये आरजू रजा केस होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पसे पर्दा रह के काम करते हैं, तो ये पसे पर्दा रहने के लिए कमीशन बनाए हैं। देखें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम वहाँ का आइन देखें तो आइन में शहरी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फर्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान वतन अजीज अक्सरियत को वो करता है, प्रमोट करता है, और अक्सरियत में भी विद इन अक्सरियत हम कितनी सारी उसको देखते हैं ना, माइनॉरिटीज को। आज ही के आदादो शुमार आप देख लें 2000, क्योंकि मैं जब वो कर रही थी रिसर्च के 2020 कैसा रहा, तो ये 2020 पाकिस्तान की तारीख का वो वर्स्ट साल था जिसमें ब्लास्फेमी के 200 केसेस रिपोर्ट हुए, और ये पहली मर्तबा थी कि उसमें 75% मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ केसेस रिपोर्ट किए, जबकि 25% मसीही, सिख, हिंदू वगैरह। तो आप खुद देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी का तनाव है वो किस जानिब जा रहा है। और जिस वक्त हम ये देखते हैं कि अब हाल ही में आप देखें कि जैसे एक नर्स की जानिब से ब्लास्फेमी का वो उठाया गया, फिर मीडिया ने उस पर, और खासतौर पे अब सिर्फ हम मीडिया में, सोशल मीडिया को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया इस कदर हावी हो गया है मीडिया में कि इवन कि अगर मुझे कोई वीडियो मिलती है, पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगी, बाद में उसको प्रोब करूंगी। ये इस कदर, यानी कि हम फेक न्यूज, डिस इंफॉर्मेशन, मेल इंफॉर्मेशन के आदी हो चुके हैं। और जस्टिस चौहान साहब की सरबराही में जब ये कमीशन बना, और उनके साथ हमारे काफी सारे इंटरेक्टिव, क्योंकि हमारा वहां तक जो पहुंच है उसमें भी वजारत मजहबी अमूर के बैरियर लगे हुए हैं। ओके, ठीक है। और जिस वक्त हमने ये देखा कि पीटर जेकब साहब तशरीफ लाते हैं इस्लामाबाद,
और वो कमीशन के नुमाइंदगान को बड़े अच्छे तरीके से दावत देते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि कमीशन बेशक स्मूथ चल रहा है, लेकिन चल रहा है। अगर आहिस्ता भी चल रहा है तो वो कुछ बर्फें पिघली हैं और हमें 70 साल की जो महरूमियां हैं उनको खात्मे के लिए विदन ओवर द नाइट नहीं होगा। लेकिन आपने हमने ये उसको जरूर बताना है इमराना, ये जरूर बताना है सिलेबस कि में बर्फ अगर पिघली सिलेबस है तो वो नजर कहाँ पिघली है, किस तरह नजर आएगी। मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। वकार किलानी साहब, इमराना ने जी बात की सोशल मीडिया चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मेन स्ट्रीम के लिए चैलेंज है। आप किस तरह आपको लगता है कि कोप कर पाएंगे, खासतौर पे जब माइनॉरिटी की कोई खबर आती है? तो अभी जैसे कविता गिल की देख लें खबर, वो सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आई, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको लिया। तो हाउ डू यू बैलेंस इट? और आप द न्यूज़ से आपका ताल्लुक है, बड़े न्यूज़ पेपर, लेकिन बहुत अहम आपने सवाल किया, बहुत जी शुक्रिया। उससे पहले मैं थोड़ा सा, आप उनसे पूछ रहे थे कि बर्फ जो है वो पिघलती कहाँ नजर आ रही है। जी जी तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बर्फ हमें अक्सर औकात कागजों में पिघलती नजर आती है। जी जी आई मीन कि ये अच्छा स्टेप है एज ए जर्नलिस्ट, अगर हम और सोसाइटी के मेंबर के तौर पे बात करें कि इस तरह की बॉडीज जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने अरसे बाद ये फैसला किया, तसद्दुक जिलानी साहब वाला फैसला था, उसको अमल दरामद होते होते कितने साल लग गए आप जानते हैं। फिर वो जो शक्ल सामने आई है वो क्या सामने आई है, वो सब लोग उस पर अब बहस कर रहे हैं और उस पर एक मुख्तलिफ राय है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, एक और जो डेवलपमेंट हुई, जो जरूर मैं समझता हूँ कि लंदन में भी और ब्रिटिश में भी और दुनिया भर में साथियों को मालूम हो कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री बॉडी भी बनी है जो फोर्स कन्वेंशन के हवाले से काम कर रही है। लेकिन मसला ये है कि अच्छी चीजें हैं, ये डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन तस्कीन साहब जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, वो मेन चीज तो वो है कि वो क्या है, उस पे आके हम अनफॉर्चुनेटली थोड़े से रुक जाते हैं और हमें वो फिर दोबारा कई सालों तक उन चीज़ों को पुश करना पड़ता है। और समटाइम्स ये लगता है कि ये एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, जिसमें 5 साल के बाद शायद एक कदम चला जाएगा आगे और 6 साल के बाद फिर 2 कदम आगे चला जाएगा। तो ये एक बहुत स्लो मूविंग मूवमेंट है। स्टेट की तरफ से हम रिलेक्टेंस देखते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने के हवाले से, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, फियर है, पॉलिटिकल वोट बैंक है, और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो एलीट क्लास में वो जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, असेंबली में सिंपथाइजर्स हैं, तो ये चैलेंजेस स्टेट के, बट स्टेट हम समझते हैं कि रियासत हर फर्द के लिए एक माँ की हैसियत रखती है। अच्छा गिलानी साहब, इफ आई मे आस्क, सोशल मीडिया इफ आई मे आस्क कि कभी आपको कोई इस तरह के चीज़ों को कवर करते हुए तो ज़ाती तौर पे कोई, अगर आप शेयर करना चाहें, कोई ज़ाती तौर पे किसी दबाव का सामना करना पड़ा हो, चाहे आपके मीडिया मालिकान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कोई मजहबी ग्रोहों की तरफ से, कभी कुछ पर्सनली ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, किसी तरफ से कुछ दबाव का सामना करना पड़ा? मैं बहुत डिटेल्स शेयर ना करूं, बट जी मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज किया कि हमारे मीडिया ग्रुप की तरफ से, जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस की अगर मैं ओपनली बात करूं तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं 12 साल से अभी उनके लिए काम कर रहा हूं, या उससे पहले डेली टाइम्स में था। कभी मीडिया की तरफ से हमें कोई ऐसी रुकावट हमें हाउस की तरफ से, ओनर्स और पब्लिशर्स की तरफ से, एडिटर्स की तरफ से पेश नहीं आई, और समटाइम्स अगर आए तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको आर्ग्यूमेंट से रिजॉल्व करें। और स्टेट की मैंने आपको सिचुएशन बताई, हम समझते हैं कि स्टेट बस अगर हो भी खबरों पे एक्शन भी ले तो वो एक एक्शन कागजों में हमें नजर आता है और इसके अलावा नहीं, इसलिए स्टेट का भी दबाव हमें बहुत हद तक नजर नहीं आता। लेकिन डेफिनेटली कुछ मजहबी तंजीमों की जानब से इस तरह के पैगामात मिलते हैं, कभी वो सॉफ्ट लैंग्वेज में होंगे या गिलानी विजारे के साहब, हवाले से गिलानी होंगे, साहब, वो सोशल मीडिया वाला भी फरमा दीजिए, के तो हवाले से। उससे आपको कितना जी जी, वो एक एक तो मुश्किल लगता मजहबी समटाइम्स चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो हम फिजिकल हम कहने के थ्रेट्स नहीं होते हैं, लेकिन वर्बल या एक एक बेजारी या इस तरह का एक रवैया, इस तरह के जेस्चर्स और मैसेजेस आपको मिलते हैं कि शायद वो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है। है? तो सोशल मीडिया के हवाले से इमराना ने भी बात की और मैं भी ये गुजारिश करना चाहूंगा, नो डाउट एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन मैं एज ए रिपोर्टर ये समझता हूँ तस्कीन साहब के सोशल मीडिया एक्चुअली अब क्विकेस्ट वे बन गया है इंफॉर्मेशन तक रीच का। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है एज ए सहाफ़ी और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर, वो है हमारा फैक्ट चेकिंग का। जिस तरह इमराना ने अभी बात की, पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूंगी, फिर उसकी डिटेल्स लूंगी। आई पर्सनली डिफर टू इमराना फॉर दैट, कि मैं समझूंगा कि पहले मैं एज ए जर्नलिस्ट फैक्ट चेक करूंगा और फिर उस खबर को चेक करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे अब दोनों तरफ से,
कम्युनिटीज की तरफ से, जो मार्जिनलाइज भी हैं या जो विक्टिम पार्टी है, अक्यूज पार्टी है, कंप्लेनेंट पार्टी, एग्जैजरेट भी होती हैं। हम एज ए रिपोर्टर कोशिश करते हैं, और बैलेंस इसी तरह आ सकता है कि हम उसकी प्रॉपर फैक्ट चेकिंग करें और सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, हाईलाइट करें। हम छोटी मोटी स्टोरीज इस तरह से ना दें कि जिसमें फैक्ट्स की और पूरे इंसिडेंट्स की वेरिफिकेशन ना हो, या एटलीस्ट हमारे पास ऑफिशियल वर्जन हो। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, शायद कई दोस्तों को वो उस एंगल से देखें, लेकिन एज ए रिपोर्टर और एज ए मीडिया पर्सन मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा पिछले आई थिंक 2-3 माह की बात है, ये चंद हफ्तों की पहले गुजरांवाला में एक इंसिडेंट हुआ, और वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के माँ और बेटा थे, और वहाँ पे वो एक मुस्लिम एक पावरफुल फैमिली थी, और उन्होंने उनको कोई क्लैश हुआ उनका पर्सनल, तो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उनकी किलिंग हो गई, तो माँ और बेटे की। उसको शाम तक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया कि वो ब्लास्फेमी की वजह से ऐसा हुआ है, और ये मैं बैलेंस की एक बात एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। लेकिन जब हमने इसको फैक्ट चेकिंग की और पुलिस से बात की, उस फैमिली में कंप्लेनेंट से बात की और लोगों से बात की, तो पता चला कि बेसिकली ये ब्लास्फेमी का इशू नहीं है। मकसद ये है कि बैलेंस इस चीज में आप उसी वक्त ला सकते हैं जब एज ए रिपोर्टर आप प्रॉपरली फैक्ट चेकिंग करें। बिल्कुल ठीक है, आपको एज इट इज रिपोर्ट करें और उसको ना बढ़ाएं और ना कम करें। सर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, थैंक यू। आफ्टर मुगल साहब, इफ मैं आस्क यू, आपने देखे पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया से कतई नज़र बहुत साल से मसीही चैनल जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं। मेरी ज़ाहिर इंफॉर्मेशन के मुताबिक 14 या 16 तकरीबन बड़े चैनल हैं, मसीही चैनल जो हैं, जो यूट्यूब से पहले केबल के जरिए अवेलेबल थे, सैटेलाइट के जरिए अवेलेबल थे। मैंने एक चैनल को फ्रांस में काम करते हुए देखा, पाकिस्तानी चैनल को, आई वाज इन पेरिस, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे अवेलेबल था तो पाकिस्तानी मसीही चैनल। तो इसके बावजूद आप देखते हैं कि पाकिस्तान में रिलाई नहीं किया जाता इन चैनल्स के ऊपर। प्रीचिंग वहाँ पे हो रही है, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से वो अकलीतों के हुकूक को कवर कर सकते नहीं कर रहे, इसकी क्या बड़ी वजह? मैं आपके सवाल पर आने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ नेशनल मीडिया की। जो पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि 3 किस्म के जो हैं वो इस वक्त मीडियाज जो है ऑपरेट हो रहे हैं। एक नेशनल मीडिया होता है, एक लोकल मीडिया होता है, इलाकाई जिसको हम कहते हैं। खुसूसन आपने इंग्लैंड में तो जरूर देखा होगा कि हर इलाके के अपने भी अखबारात हैं, रेडियो भी हैं, और तीसरा आजकल सोशल मीडिया का एक दौर है। अब इन तीनों में जो अकलियतों की प्रेजेंस है वो कोई बहुत ज्यादा मुझे ताकतवर नजर नहीं आती, स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आती। पाकिस्तान नेशनल मीडिया में 3 किस्म के हमें चैलेंजेस नजर आते हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तानी मीडिया, नेशनल मीडिया में अकलियतों की जो अपनी तादाद है, जर्नलिस्ट या जो है टेक्नीशियंस या सपोर्ट स्टाफ की, वो बहुत कम है, और अगर है भी तो शायद हालात जो इंसानी हकूक के नुक्ता नजर से खबरें देने वाले सहाफ़ी हैं उनके लिए जिंदगी कोई आसान नहीं होती। वो आप जानते हैं, इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, हर महीने कोई ना कोई एक रिपोर्ट आ रही होती है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को किस किस्म के हालात का सामना है। दूसरा, जो उर्दू मीडिया है उसमें अकलियतों की जो नुमाइंदगी है खबरों के हवाले से बहुत कम है। हमने एक रिसर्च की थी लास्ट ईयर जून में, और 3 अखबार हमने देखे थे, उनका जो था फ्रंट पेज और बैक पेज, 3 नेशनल पेपर्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन तीनों नेशनल पेपर्स में हमें एक भी खबर अकलियती हवाले से नजर नहीं आई। शायद अगर कोई वाकया है तो वो छोटी खबर, कोई एक सतरी खबर जो है वो दरमियान के कई सफात में नजर आएगी। जो मुनासिब कवरेज अगर मिलती है नेशनल इश्यूज के, जो माइनॉरिटीज के इश्यूज होते हैं नेशनल पेपर्स में, तो वो मिलती है इंग्लिश पेपर्स में। आप डॉन की बात कर लें, आप पाकिस्तान टाइम्स की, डेली टाइम्स की बात कर लें, आप द न्यूज की बात कर लें, उनमें आपको खबरें नजर आएंगी। लेकिन वो एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है, एक वाकया है। तो अगर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में वाकया आता है तो सवाल मेरा ये है कि वो उर्दू मीडिया में क्यों नजर नहीं आता, जबकि इंग्लिश मीडिया, प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश मीडिया की जो है रीडरशिप वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, और जो पब्लिक परसेप्शन बनाना है, जो ओपिनियन बनानी है, वो उर्दू मीडिया ने बनानी है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ।
जो हमारे जिनको आप क्रिश्चियन चैनल कहते हैं, वो अपने अपनी सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ काम करें, लेकिन फिर यहाँ पे मुझे उनके लिए 3 चैलेंजेस नजर आते हैं। नंबर 1 कि वो जितने भी ज्यादातर जो चैनल्स खुले हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे साथी हैं जिनकी जर्नलिज्म के साथ कोई ऐसी बराह रास्त वाबस्तगी है, या उनकी कोई ट्रेनिंग है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बाकायदा एक फन है, एक आर्ट है। मतलब ये चैनल शुरू कर लेना ठीक है, वो एक अमल है, लेकिन उस अमल, वो जो आपके पास टूल है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, और उस पे कंटेंट क्या होगा, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हो और कैसे देना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक गैप मुझे नजर आता है। मतलब अगर हम नेशनल मीडिया जो है उसके हवाले से हमारे इतने सवालात हैं, तो जो क्रिश्चियन मीडिया या जो माइनॉरिटी मीडिया उसके बारे में सवालात तो फिर ज्यादा ही होंगे। ठीक है जी, गोगी राम साहब, बल्कि गिरानी साहब कुछ कहना चाहते हैं क्विकली, फिर मैं गोगी राम साहब की तरफ जाता मैं आफ्ताब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें तो। हूँ। कि ये अहम सवाल है। बहुत सारे नो डाउट हमें रिलीजियस चैनल्स नज़र आते हैं और उसमें मसीही चैनल्स भी हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनमें इबादत का हवाले से और जो मजहबी क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से पैगामात होते हैं या एक्टिविटीज़ उस तरह की शेयर की जाती हैं। लेकिन जो जिस तरह आफ्ताब साहब ने बात की कि जब इवन हम यहाँ पे देखते हैं कि मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्हें भी रिलीजियस चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। जैसे अगर जियो जैसे चैनल पे अगर आप ब्लास्फेमी का केस करके एक पूरी कैंपेन कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के चैनल्स हैं। तो इनमें इतनी अनफॉर्चुनेटली वो करेज ही नहीं होगी कि वो उन मौजुआत पे बात करें कि जिन पे एक्चुअली करनी चाहिए। और वो स्टेट की वीकनेस है एक, हम समझते हैं, क्योंकि रेट ऑफ द स्टेट यहाँ पे हमें मजहब के हवाले से नजर नहीं आती। तो इसलिए ये चैलेंजेस जो हैं वो इवन चैनल्स भी आप लॉन्च कर लें, न्यूज़पेपर्स भी लॉन्च कर लें, तो ये चैलेंजेस रहेंगे अनफॉर्चुनेटली, जब तक कि स्टेट ये रियलाइज नहीं करती कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फुली अलाउ करे। गोगी राम साहब, आप फरमाएं कि धरती टीवी किस तरह काम करता है, सिर्फ सिंध की हद तक महदूद है, फिर आप रोजनामा इबरत के साथ भी काम करते हैं। जब हम इबरत नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा कोई फंडामेंटलिस्ट किस्म का कोई न्यूज़पेपर है। तो क्या किस तरह आप काम करते हैं नॉर्मली एक सिंध में रहते हुए, जैसे एक हिंदू सहाफ़ी? सर अनम्यूट करें क्लिप, सर अनम्यूट कर लें आप। इन द मीन टाइम जब तक वो अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट गोगी साहब, गोगी साहब अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करें। हाँ, हम नहीं चाहते कि आपकी आवाज़ जी हो गया, फोरम पे भी दबाया जाए। जी हो गया, हो गया। जी सर, बिल्कुल। धरती टीवी के चैनल में मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। और जो इबरत हिंदी पेपर है उसमें मैंने मुसलसल 14 साल काम किया। लेकिन मैंने ये देखा है यहाँ पर सिंध के अंदर अमूमन जो मिनार्टी के केस होते हैं उसको जो सिंधी पेपर है, जैसे ये मैंने आपको इबरत में काम किया है, वो बहुत हाईलाइट करते हैं हमारे मिनार्टी के केसेस को। ठीक है, टीवी चैनल है या सिंधी कोई भी चैनल है, यहाँ पर जो भी जुल्म अकलियत के साथ होते हैं उनमें जो सिंधी चैनल है या यहाँ की सिंधी पेपर अखबार हैं या आज की जो कावच है, इबरत है, बड़ी अखबारें हैं या लोकल हैं, वो यहाँ पर अकलियत को बिल्कुल मजलूमों की आवाज़ समझकर उसकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने में बहुत हिम्मत अफजाई देती हैं। ठीक है। धरती भी आज के देखो आप, ये दुनिया लेवल पे चैनल देखा जा रहा है। मैंने जो यहाँ पर सिंध के अंदर सर्च किया है अकलियत के हवाले से, थोड़ा सा भी कोई इशू होता है वो बिल्कुल उसको हाईलाइट करते हैं। हमारे एक लाड़काने में केस हुआ था डॉक्टर निमरता का, उसको जो है बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसका जो है केसेस है आज दिन तक भी उसके जवाबदार कहीं क्लियर नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर मैंने यही तकरीबन जो सामने देखा गया है, जो अकलियत को मिनार्टी के लोग हैं उन्हों को इंसाफ तकरीबन ना के बराबर। ठीक है जनाब, अब चूंकि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने की जानब जा रहे हैं, तो इमराना आप फरमाएं कि कितनी खवातीन हैं खासतौर पर अकलीती
बरादरी से जिनका ताल्लुक हो, वो आपकी तरह मीडिया में आ रही हैं या ह्यूमन राइट्स की, ये भी फरमा दीजिए कि कितना मुश्किल होता है कि सहाफ़ी भी होना और एक एक्टिविस्ट भी होना, और कितनी खवातीन जो हैं वो आप ही की तरह इस फील्ड में, इस कारेगार में आ रही हैं, सहाफत के मैदान में। और अनम्यूट भी कर लीजिए अपने। जी, हमने पाकिस्तान में अगर देखा तो लाहौर में एक्टिव देखा हमारी साथी गुनीला गिल साहिबा को, और इस्लामाबाद में और जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो कोई सहाफती साइड पे मैंने किसी खातून को नहीं देखा। लेकिन अभी हमारे यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ था, केक कटिंग सेरेमनी थी क्रिसमस के हवाले से, तो उसमें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम, जिसमें सब एडिटिंग का और इसी तरह से दूसरे शोबों में काम करने वाली जो खवातीन थी, जिसमें ब्यूटिशियंस भी थी, मीडिया हाउसेज में काम कर रही हैं खवातीन, लेकिन अभी तक उस तरीके से सहाफत में बहुत कम है और जिसकी हमें कमी महसूस हो रही है। और तो उसी वो तरीके से कैसे आ ये है कि सकते हैं? अगर जैसे आप तो मिनारिटी के मीडिया अगर मीडिया ग्रुप के मिनारिटी साथ के आप रही अगर हैं। अपने जी मिनारिटी के अगर अपने मैगजीन या जिस तरीके से चैनल चल रहे हैं उसमें अगर हों तो काफी तादाद में शायद होंगी, लेकिन उनके साथ उस तरीके से इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं तो गुनीला गिल साहिबा को देखते हैं ठीक कि है, वो ठीक है। काफी एक्टिव है। अच्छा वकार गिलानी साहब, पाकिस्तान भारत का जाते हुए अगर आप एक मुआवजना कर लें वहाँ की अकलीतों और वहाँ की कवरेज के हवाले से, भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में कवरेज बेहतर है जब अकलीतों हकूक की बात आती है, जब उनको हाईलाइट करने की बात आती है, या भारत में बेहतर आई थिंक मैं कंपैरिजन उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो हमारे पास उस तरह से एक्सेस नहीं है, इंटरनेट पे हम देखते हैं तो वो फ्रंट पेजेस देखते हैं। बट अगर हम भारत की मिसाल लें तो भारत की आबादी देखें 1 अरब से ज़्यादा है। वहाँ पे जो प्रोपोर्शन और रेशियो है माइनॉरिटीज़ की, वो हमारी निस्बत कहीं बहुत ज़्यादा होगी। इवन जिस तरह के वहाँ पे मुसलमान अक़लियत हैं, लेकिन वो मुसलमानों की अक़लियत की तादाद पाकिस्तान की कुल आबादी की तादाद से शायद कहीं ज़्यादा ही है। है। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इश्यूज जो हैं, जब माइनॉरिटी में वायलेंस के हवाले से बात होती है तो क्या हो या पाकिस्तान हो, ये इश्यूज हाईलाइट होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में आपसे गुजारिश की कि जब इनको हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना चाहते हैं और इनकी डिटेल्स में जाना चाहते हैं और वो चीज़ें जो सामने आती हैं उनको उस तरह से शायद लिख पाने के, जिस तरह आफ्ताब साहब ने कहा कि उर्दू मीडियम में चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में हम देखते हैं। सही। आखिर मुगल साहब, आखिर में फरमा दीजिए कि फिर किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे कि जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, अखबारात हैं, इवन सोशल मीडिया भी है, इन मामलों को कवर करें तो इस तरह भी ना लगे कि ये मुल्क की जग घंसाई हो रही है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम कवरेज भी ज़रूरी है, बात को बताना भी ज़रूरी है, हक की आवाज़ को बुलंद करना भी ज़रूरी है। इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये लफ्ज जग हसाई पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर मुल्क में एक बेहतर निज़ाम हो, लोगों को उनके हकूक मिले, तो जग हसाई की कोई बात ही नहीं होगी। किसी को कोई शौक तो है नहीं कि वो अपना टाइम इन चीजों पे लगाए। अगर लोगों को हकूक मिल रहे हों, आप इंग्लैंड में रहते हैं, आपने देखा है कि यहाँ पे लोगों के इश्यूज क्या होते हैं। जब लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं हो रही होती। यहाँ पे स्टार्ट होगा वेदर से, उसके बाद हॉलीडेज पे और उसके बाद फूड पे, और यहाँ आके बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोगों के इश्यूज जो है आपने उनको जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, उनकी जो एक बेहतर जिंदगी है उससे हटा के आपने उनके जो महरूमियों के इश्यूज है वो उनके हाथ में दे दिए। तो अगर आप उनके महरूमियों को कम कर देंगे तो पाकिस्तान की जगहसाई नहीं होगी। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हमें उतनी ही तकलीफ होती है जो कोई पाकिस्तान के अंदर रहता है, कोई मुसलमान या कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन, सबको पाकिस्तान में होने वाले मामलात पे उतना ही फिक्र और उतनी ही तकलीफ होती है। सही है। तो अगर फिर वहां पे रोड सिस्टम ठीक नहीं है तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों को मुतासर करेगा? क्या वो सिर्फ मसीहों को मुतासर करेगा? अगर रोड ठीक नहीं तो वो एक्सीडेंट वहां पे किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अगर पानी साफ नहीं मिल रहा तो क्या वो किसी एक तबके का इशू है, किसी एक मजहब के मानने वालों का इशू है? वो सबका इशू है।
मैं मतलब यहाँ पे ना दो सजेशन देना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये कि हम बहुत जो है वो फोकस रखते हैं, मैं अकलीतों के हवाले से बात कर रहा हूँ, हम बहुत फोकस रखते हैं उन इश्यूज पर जो बराह रास्त अकलियतों से ताल्लुक रखते हैं। जो नेशनल इश्यूज हैं उन पे हमारी आवाज बहुत कम निकलती है। पॉवर्टी, ये सबका इशू है। अगर एक मुसलमान गरीब मुतासर होता है तो एक मसीही और हिंदू मुसलमान भी उसी तरह मुतासर होता है गुर्बत से। महंगाई, बेरोजगारी, साफ पानी, सेहत के मसाइल, हमें अकलियतों को जो इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उन पे जरूर बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। और यही एक तरीका है अपने लिए रास्ता खोलने का। लेकिन हमें नेशनल इश्यूज पे भी बात करनी चाहिए और जो नेशनल तहरीकें हैं उनमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। हम गेटवाइज्ड होके जिंदा नहीं रह सकते। हमें, क्योंकि पाकिस्तान सबका है और हमें इसे बेहतर बनाना है। और जब तक पाकिस्तान एक मुकम्मल जमहूरी रियासत नहीं बनेगी, उस वक्त तक हर तबका जो है वो अपने हकूक के लिए इसी तरह लड़ता रहेगा। अच्छा, आखिर में गोगीराम साहब एक मिनट, सब अगर दोस्त अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। गोगीराम साहब 1 मिनट में अगर बता दें, आप 2021 एक महीने, दूसरा महीना शुरू हो गया, फरवरी आ गया, कैसा सिंध देखना चाहते हैं, कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं आने वाले वक्तों में? क्विकली सर, अनम्यूट कर लीजिए। गोगी साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गोगी साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें जी, हो गया। और 1 मिनट में फरमा दीजिए। ठीक सर, हमने कहने का मतलब है कि तो हम पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि लोगों को जो है रोजगार मिले, और जो यहाँ पर ये आतश या ये बदमनी के हवाले से देखा जाए, लूटमार जो है इन्हों से बाहर निकाला जाए। जो महंगाई का पाकिस्तान पे जहर उगल रहा है, गरीब मजलूम लोगों की जो जिंदगी दाव पे लगी, मैं नहीं समझता क्या तो कुछ हमारा यहाँ की अवाम है वो आगे निकल सकती। जब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो शायद हमारी अवाम उनको रिलीफ मिलना बड़ा जरूरी है जी। इमरान कोमल साहब, आप क्या फरमाएंगे, क्या उम्मीदें, क्या वो बसर की जाने चाहिए उम्मीदें? जी, सबसे पहले तो मेरी उम्मीद यही है कि अगर हम सारा मुल्क को हमेशा आईना दिखाते हैं कि तुम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, तो हमें एक मिसाल बननी होगी कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और इसके लिए अभी बहुत दुख भरी बात ये है कि सेनेट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जो है वो रिजेक्ट हुआ, मुस्तरद हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि उसका रिवाइव करके उस पर नज़रसानी की जाए। और दूसरा ये कि लफ्ज़ जो तफरीक और अक़लियत है वो ख़त्म हो जाए। अगर मजमूई तौर पर सबको जो घरेलू समाजी सतह पर मसाइल अगर हल हों तो हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। हमारा मजहब तो हमारे घर पे ही है। सही। गिलानी साहब, मतलब अपना अपना जी, मतलब अपना अपना रियासत सबकी, क्या फरमाइए? बिल्कुल ऐसी बात है। और यही अगर रियलाइजेशन हम समझें कि हमारे रियासती इदारों में आ जाएं, जिस तरह आफ्ताब साहब ने भी बताया और इमराना साहब ने भी, कि रियासत अगर गारंटी कर दे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और जो इक्वालिटी के राइट्स हैं, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के और स्पीच के राइट्स हैं, तो बहुत सारे मसाइल हमारे आसान हो जाते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आखिर में करना चाहूँगा कि जब तक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि रियासत और रियासती इदारे मज़हब को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हमें ये मजहबी इस्तेसाल और इश्यूज नज़र आते रहेंगे। क्योंकि जब आप मज़हब पे पॉलिटिक्स करेंगे तो लाजमी तौर पे इस तरह के ग्रुप्स को फ़ायदा होगा, और फिर वो अपने कार्ड्स प्ले करेंगे, और उससे इम्बैलेंस एक रिलीजियस सोसाइटी में क्रिएट होगा। तो हमें ये भी एक रियलाइज़ करने की ज़रूरत है आहिस्ता आहिस्ता स्टेट को, कि इक्वालिटी के साथ साथ आप इस कार्ड को भी प्ले करना छोड़ दें, ताकि मुल्क का माहौल बेहतर हो सके। और इसके लिए कलेक्टिव और लंबी जद्दोजहद की ज़रूरत है। ये सब जान। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। और गोगीराम साहब, इमराना कोमल और वकार गिलानी साहब और जितने भी नाजरीन आपने देखा, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, इसको ओन करें। पाकिस्तान भी आपको ओन कर रहा है, करेगा। और बिला रंग, नस्ल, मज़हब, इसकी तफरीक को कैसे कुछ रखते बगैर अपने अपना जो है किरदार अदा करना है।
सौतेली माँ भी एक टाइम पे आके प्यार करना शुरू कर देती है अपने बच्चों को। तो आप अपने अच्छे बच्चे बन के रहें, रियासत आपको जरूर एक न एक दिन माँ बन के दिखाएगी। ओवर टू यू आफ्ताब साहब। थैंक यू वेरी मच तस्कीन साहब। मैं आखिर में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने आज के मेहमानों का, जनाब वकार गिलानी साहब का, मोहतरमा इमराना कोमल साहब का और गोगी राम साहब का, कि उन्होंने वक्त निकाला और आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। और ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग जो गुफ्तगू की और हमारे लिए बहुत से सोचने के नए दरवाजे भी खोले। मैं प्रोग्राम को इस एक वाक़े के साथ कंक्लूड करता हूँ। मैं बिशप रोमेरो का बहुत फैन हूँ और आर्च बिशप रोमेरो जो थे वो एल सल्वाडोर के बिशप थे, और जब वहाँ पे लोगों पे ज्यादती हो रही थी तो वो लोगों की भूख मिटाने के लिए उनकी मदद करते थे, उनको रोटी देते थे। और वो ऑल्टर पे हमेशा ये बात कहते थे कि मैं जब लोगों को रोटी देता हूँ तो मुझे सेंट कहा जाता है, लेकिन जब मैं ये सवाल उठाता हूँ कि लोग भूखे क्यों हैं, क्यों मुझे लोगों को रोटी देनी पड़ती है, लोगों के पास अपनी रोटी क्यों नहीं है, तो फिर मुझे कम्युनिस्ट कहा जाता है। तो ये जो स्टेट का और सोसाइटी का रवैया है कि हमें कोई दे दे क्योंकि हमारे पास नहीं है, ठीक है हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें आवाज भी उठानी चाहिए कि ये हमारे राइट्स क्यों नहीं है जब तक। और ये जैसे वकार गिलानी साहब ने कहा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी एक तबके किसी एक मजहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा होगा तो हम सब एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा हमें सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना है और इसी तरह आवाज उठाते रहना है ताकि हम एक दिन एक बेहतर पाकिस्तान की तख्लीक में हिस्सा ले सके। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अब हम ऑफलाइन हैं, जो फॉर्मल था सारा कुछ वो हो गया और अब हम इनफॉर्मल कोई गपशप लगानी है तो जरूर हम। इमराना, गुड टू सी यू आफ्टर एजेस। तस्कीन साहब, इमराना और समीर ये दोनों मुल्तान से इनका ताल्लुक है। अच्छा, इन दोनों ने खबरें से जिंदगी का अपने साफ्ती सफर का आगाज किया था और हमेशा ये दोनों हमारी बड़ी मदद करते थे। जब मैं जस्टिस पीस कमीशन में था और राशिद रहमान हमारे दोस्त थे, उन्हें 2016 में